और मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, बल्कि पहले तो मुझे ये बताइए कि अगर आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और उसमें कोई इश्यूज आपको आए हैं, कोई प्रॉब्लम है रिलेटेड टू स्टोइचियोमेट्री एज वेल एज मोल और लिमिटिंग रिएक्टेंट, अगर आपने कोई सॉल्व किया है तो मुझे बताइए, ताकि पहले उसको डिस्कस करें, फिर मैं जो आज काम मुझे करवाना है वो मैं करूँ। सर पेज नंबर 5 पे जो क्वेश्चंस हैं रिएक्टिंग मासेस के, अगर उसमें से एक या दो क्वेश्चन करवा दें तो मुझे आंसर नहीं पता सही है या नहीं, अब कंफर्म नहीं पता क्या सही है। रिएक्टिंग मासेस में तो बेटा आसान है, ये तो आपने सही किया होगा। अगर कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, तो कैलकुलेट द सारे मास ऑफ क्वेश्चन सेम ही है बस। जी जी बोलिए। हाँ, इसमें कोई मसला नहीं है। यहाँ पे 1:2 का रेशियो है, तो ये 1 मोल हो जाएगा, ये 2 मोल हो जाएगा। दोनों को उसके एमआर से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास मास का रिलेशन आ जाएगा, और फिर 5 ग्राम ऑफ SiCl4 के साथ कितना वाटर यूज होगा वो कैलकुलेट करें। ठीक है, ठीक है सर। तो इसमें मेरे नहीं ख्याल के कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। सही है सर, सही है। ठीक है, अच्छा मैं आपको जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन रिलेटेड है, इसका पहला क्वेश्चन है लिमिटिंग रिएक्टेंट का कि 50.6 ग्राम सैंपल ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्टेड विद 45 grams of HCl according to the reaction ये given है। What is the theoretical yield of magnesium chloride? Theoretical yield हम कहते हैं जो इक्वेशन से हम ऑब्टेन करते हैं, यानी आपने एक इक्वेशन सॉल्व की और उस इक्वेशन से जो भी आंसर आया आपका बाय यूजिंग अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो उसे हम थियोरेटिकल यील्ड कहते हैं। प्रैक्टिकल यील्ड वो होती है जो आप एक्सपेरिमेंट में ऑब्टेन करते हैं, यानी जो आपने एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से आपने प्रोडक्ट का अमाउंट फाइंड किया प्रैक्टिकली, और फिर उसको वे करके नोट किया कि इतना अमाउंट फाइंड हुआ है, तो वो प्रैक्टिकल यील्ड कहलाती है या ऑब्टेन वैल्यू कहलाती है। थ्योरेटिकल यील्ड का मतलब यह है कि सिंपली आप इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन से जो चीज कैलकुलेट करते हैं वो थ्योरेटिकल यील्ड कहलाती है। यानी थ्योरेटिकल यील्ड का मतलब यह है कि आपको मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड प्रोड्यूस्ड कैलकुलेट करना। अब इसके लिए आपको 50.6 ग्राम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का और 45 ग्राम HCl का गिवन है। तो पहली बात तो ये अंडरस्टैंड करें कि ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन है, और ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन इसलिए है कि इसमें आपको दोनों रिएक्टेंट के मासेस गिवन है, दोनों रिएक्टेंट के मासेस गिवन है, इसलिए ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन है। हाँ, अगर सिर्फ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मास गिवन होता तो फिर हम कंपेयर करके मैग्नीशियम क्लोराइड का मास डायरेक्ट निकाल सकते थे, यानी वही मोलर रेशियो कंपेयर करके। इसी तरह अगर HCl का मास गिवन होता खाली, फिर हम मैग्नीशियम क्लोराइड डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते थे विदाउट फाइंडिंग लिमिटिंग रिएक्टेंट। लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों के आपको मासेस गिवन है, तो आपका काम पहला ये होगा कि आप लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करेंगे, और लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको इन मासेस को मोल में कन्वर्ट करना। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और HCl, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मास आपको 50.6 गिवन है, डिवाइडेड बाय फार्मूला मास निकाल लीजिएगा 45 डिवाइडेड बाय 36.5। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निकालिएगा एमआर, और फिर आप इनके मोल्स फाइंड आउट करें, फार्मूला मास निकाल के मोल्स निकालें। 58.3 आ रहा है। 58.3 और डिवाइड करके बेटा बताओ क्या वैल्यू आ रही है मोल्स? 0.86। 0.86। ये 0.86 मोल अवेलेबल हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के, और HCl के अवेलेबल मोल्स 45 डिवाइडेड बाय 63.5 36.5 1.23। 1.23 मोल, ये आपके पास अवेलेबल मोल आ। अब आपको सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और इसके लिए आपको इक्वेशन को देखना होगा
इक्वेशन में आप देखें 2 मोल HCl रिएक्ट्स विद 1 मोल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब ये है कि जितना HCl है उसका आधा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपको चाहिए। तो अगर आप लिमिटिंग रिएक्टेंट सेलेक्ट करते हैं HCl को, तो HCl 0 हो जाएगा, -1.23 हो जाएगा, -1.23। अब आप कंपेयर करें 1.23 को डिवाइडेड बाय 2 करें तो आपको पता चल जाएगा मोल्स ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड। क्या आ रहा है डिवाइड करके? 0.61। ये बात समझ में आ गई सबको? नहीं सर। जी बोलिए। जी सर क्लियर। अब हम जी सर। इसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके ऑब्टेन करते हैं 0.24। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा एक्सेस रिएजेंट है और ये हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रूव। तो HCl वुड बी अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब HCl से आपको मैग्नीशियम क्लोराइड का मास कैलकुलेट करना होगा। तो अब आप HCl को मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ कंपेयर करेंगे और इक्वेशन ये कहती है कि 2 मोल ऑफ HCl विल प्रोड्यूस 1 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका मतलब ये है कि अगर HCl आपके पास 1.23 है तो मैग्नीशियम क्लोराइड विल बी X, यानी उसका हाफ, और हाफ विल बी 0.62 मोल, और ये 0.62 मोल आ गए मैग्नीशियम क्लोराइड के। तो हमने पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाला, फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट से हमने प्रोडक्ट के मोल्स कैलकुलेट कर लिए। अब ये जो मोल आए हैं ये मैग्नीशियम क्लोराइड के मोल हैं, और अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसके MR से जो आप कैलकुलेट करेंगे, या फॉर्मूला मास से जो आप इसको कैलकुलेट करेंगे। जी क्या आ रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला मास? 95.3। तो 95.3 के साथ आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आंसर बता दीजिएगा, जो भी आंसर आएगा मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड हो। 58.7 आ गया। 58.7। 58.7 ग्राम ये आपका फाइनल आंसर हो, जो कि मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। ये है बेटा कॉन्सेप्ट। या एक और क्वेश्चन, पिछली क्लास में भी हमने एक एग्जांपल की थी लिमिटिंग रिएक्टेंट के क्वेश्चन की, और ये एक और एग्जांपल है लिमिटिंग रिएक्टेंट के क्वेश्चन की। तो ये एक रिकॉल भी समझ लीजिए, और मैंने इसमें से एक क्वेश्चन आपको करवा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 ये आपको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करके लाना है, ताकि इसका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो वो मैं आपसे डिस्कस कर लूं। क्वेश्चन 2, 3 एंड 4, ठीक है। और अभी जो मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ जरा डिफरेंट है, और ये भी लिमिटिंग रिएक्टेंट से ही रिलेटेड है, लेकिन जरा डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन अभी हम और भी करेंगे, लेकिन ये एक मैंने एक आसान एग्जांपल जो है वो लिखी है। 15 cm³ of methane was ignited with 70 cm³ of oxygen gas.
what is the value of या what is the volume of residual gas at room conditions? सवाल ये है कि हमने 15 cm क्यूब ऑफ मीथेन को 70 cm क्यूब ऑफ ऑक्सीजन के साथ इग्नाइट कर दिया, यानी कि दोनों को जला दिया, बर्न कर दिया। जब आपने 15 cm क्यूब को 70 cm क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस के साथ इग्नाइट किया तो अल्टीमेटली आपको पता है कि इसकी इक्वेशन क्या होगी। वैसे नॉर्मली इक्वेशन इस क्वेश्चन में गिवन नहीं होती क्योंकि कंबशन रिएक्शन की इक्वेशन आपके सिलेबस का पार्ट है, तो एग्जामिनर आपको इक्वेशन नहीं देगा, एग्जामिनर आपको इक्वेशन नहीं देगा। अब नेक्स्ट इक्वेशन आपने लिखी कि मीथेन गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अच्छा, रूम कंडीशन पर वाटर आपको पता है लिक्विड की फॉर्म में मिलेगा। रेजिडुअल गैस का क्या मतलब है? रेजिडुअल गैस का मतलब यह है कि जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद उसमें जो भी गैसेस बचेंगी, चाहे वो रिएक्टेंट साइड की हो या प्रोडक्ट साइड की हो, हम उन्हें रेजिडुअल गैसेस का मिक्सचर कहते हैं। रेजिडुअल का मतलब है जो बच गया, रिमेनिंग। तो रिमेनिंग गैसेस जो हैं, चाहे वो प्रोडक्ट साइड पर हो या रिएक्टेंट साइड पर हो, वो रेजिडुअल गैसेस कहलाती। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मीथेन का 15 cm क्यूब आपको गिवन है और ऑक्सीजन का 70 cm क्यूब आपको गिवन है, दोनों के वॉल्यूम गिवन है, लेकिन दो के वॉल्यूम गिवन है। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स के मासेस, मोल, वॉल्यूम या मास वॉल्यूम गिवन हो, कॉन्सेंट्रेशंस गिवन हो, तो हमेशा हम पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करें। एक और चीज मैंने पिछली क्लास में आपको बताई थी कि हम ये जो इक्वेशन में रेशो होता है, ये मोलर रेशो होता है। इक्वेशन में जो रेशो हम फॉलो करते हैं वो मोलर रेशो होता है। मोलर रेशो और वॉल्यूम का रेशो सेम होता है। मोलर और वॉल्यूम का रेशो सेम होता है, यानी अगर 1 मोल रिएक्ट्स विद 2 मोल तो हम कह सकते हैं कि 1 cm क्यूब रिएक्ट्स विद 2 cm। लेकिन ये हम इस तरह नहीं कह सकते कि 1 ग्राम रिएक्ट्स विद 2 ग्राम। मासेस को हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, मासेस को हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, वॉल्यूम को हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। यही वाली बात मैंने यहाँ लिखी है। पर ये हमें गिवन क्या है कि 15 cm क्यूब मीथेन क्वेश्चन में गिवन है, 70 cm क्यूब ऑक्सीजन ये भी क्वेश्चन में गिवन है। अब हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट सपोज किया मीथेन को, और मीथेन 15 है, इसका मतलब है -15 हो गया, यानी मीथेन पूरा इस्तेमाल हो गया। अब सवाल यह है कि मीथेन के साथ ऑक्सीजन कितना इस्तेमाल होगा। तो मीथेन का और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो 1:2 का रेशो है। मीथेन का और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो 1:2 का रेशो है। यानी अगर 1 cm क्यूब मीथेन यूज होगा तो ऑक्सीजन 2 cm क्यूब यूज होगा, तो 15 के लिए ये 30 यूज। अवेलेबल 70 था, लेकिन उसमें से जो इस्तेमाल होगा वो 30 होगा, क्योंकि 15 cm क्यूब हमने मीथेन को लिमिटिंग रिएक्टेंट सपोज किया है कि मीथेन खत्म हो जाएगा, और मीथेन का 15 cm क्यूब ऑक्सीजन के 30 cm क्यूब से रिएक्ट कर जाएगा। तो अगर ऑक्सीजन पहले से 70 था तो उसमें से 30 माइनस हो जाएगा, ये 40 cm क्यूब जो है वो रिमेन, 40 cm क्यूब रिमेन, 40 cm क्यूब रिमेनिंग होगा।
ये 40 सीएम क्यूब रिमेनिंग का मतलब ये है कि ये रेसिडुअल पार्ट है, यानी वो जो बच गया, ऑक्सीजन गैस जो है आफ्टर द रिएक्शन बच गई है। 70 में से 30 इस्तेमाल हो गई है, 40 बच गई है। अगली बात कि मीथेन जब बर्न होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। इनिशियली कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम 0 है, लेकिन जब मीथेन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा तो ये 1:1 का रेशियो है। इसका मतलब है जितना मीथेन कंज्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो। तो अगर मीथेन 15 सीएम क्यूब कंज्यूम हुआ है तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस भी 15 हो। अब ये 40 प्लस 15, 40 ये ऑक्सीजन जो बचा हुआ है, 15 जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है। जी 40 सीएम क्यूब ऑक्सीजन बच गया, 15 सीएम क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, तो टोटल वॉल्यूम जो रेजिडुअल गैसेस का है वो है 55 सीएम क्यूब। 55 सीएम क्यूब जो है ये है वॉल्यूम ऑफ रेजिडुअल गैसेस। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ये क्वेश्चन है और ये इसका सॉल्यूशन है। इसको मैंने शॉर्ट कर दिया है, आप इसको जो है चाहे तो स्नैपशॉट ले लीजिए इसका। ये क्वेश्चन उस बुकलेट में नहीं है। और अगर आपको इसमें से कोई बात समझ में नहीं आई तो प्लीज पूछ लीजिए। अच्छा जी, अब मैं दोबारा से उसी पेज पर आया हूं, जो पेज आपके बुकलेट का पेज है, और यही लिमिटिंग रिएक्टेंट के पार्ट में आया हूं। और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करें। ट्राई टू सॉल्व इट। इसकी इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दी है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इक्वेशन आपको गिवन नहीं होगी, यू हैव टू राइट डाउन योर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 7 आपको अटेम्प्ट करना है।
अच्छा, ये कुछ बच्चों ने आंसर किया है 25 और कुछ ने किया है 35। तो देख लेते हैं कि कौन सा। ये ज्यादातर लोगों ने 35 किया है। देख लेते हैं, ये आपके सामने है। देखिए, इस इक्वेशन में ईथेन का और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो 1 मोल रिएक्ट्स विद 3.5 मोल। ये हमने बैलेंस इक्वेशन लिखी है। अब अवेलेबल है ईथेन 10 cm³ और ऑक्सीजन अवेलेबल है 50 cm³। हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट सेलेक्ट किया ऑक्सीजन को, सॉरी ईथेन को। तो ईथेन का 10 cm³ कंज्यूम हो गया, यानी ईथेन 0 हो गया। और अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 1 मोल रिएक्ट्स विद 3.5 मोल, यानी 1 cm³ reacts with 3.5 cm³. तो 10 cm³ of ethane will react with 35 cm³ of oxygen. और अगर 35 cm³ of oxygen इस्तेमाल हो गया तो पहले ये 50 था, 50 में से 35 चला गया तो 15 cm³ जो है ऑक्सीजन का बच गया रेजिडुअल मिक्सचर। अब आ जाइए कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की इक्वेशन ये है कि 1 मोल ऑफ ईथेन विल प्रोड्यूस 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जितना ईथेन कंज्यूम होगा उसका डबल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो 10 का डबल इज 20, तो 20 cm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो 20 प्लस 15 ये टोटल 35 cm³। वाटर कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि रूम टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड हो चुका हो। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और अगर आपको लगता है कि स्टिल इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए। ठीक है जी, मेजॉरिटी की बात समझ में आ गई। मेजॉरिटी ने आंसर 35 किया है। अच्छा, एक चीज और मैं इसमें आपको बताऊं, एक ये क्वेश्चन जो है, अब ये पास पेपर का क्वेश्चन है। यहाँ एडिंग लगी हुई है मोल पास पेपर की। आगे देखिए पेज नंबर, मेरे पास तो 14 है लेकिन आपके पास 16 या 17 होगा। पेज नंबर 16 या 17 पर ये उससे अगले पेज पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ और ट्रिकी क्वेश्चन है, और इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मौजूद है जो आपको देनी है। क्वेश्चन ये है कि कार्बन डाइसल्फाइड वेपर्स बर्न इन ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। A sample of 10 cm³ of carbon disulfide was burned in 50 cm³ of oxygen after measuring the volume of gas remaining। यानी पहले बर्न कर दिया, फिर जो वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ, यानी कि जो भी वॉल्यूम था रेजिडुअल गैसेस का, वो मेजर किया, वॉल्यूम ऑफ गैस आफ्टर बर्निंग। देन द प्रोडक्ट वाज ट्रीटेड, यानी जो बना, जो बचा, the product was treated with an excess of aqueous sodium hydroxide and the volume of gas measured again। जब आप किसी भी गैसियस मिक्सचर को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या अल्कली के थ्रू पास करते हैं, अल्कली हमेशा रिएक्ट करता है एसिडिक गैसेस के साथ। और यहां आपकी ओ लेवल की नॉलेज की जरूरत है। ओ लेवल में आपने पढ़ा था कि ऑल नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक गैस होती है,
सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक गैस होती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर होते हैं, तो ऑल नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। अच्छा, अब जब आप मिक्सचर को पास करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, गैसेस के मिक्सचर को, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा कि वो एसिडिक गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेगा, और फिर उसके बाद जो बचेगा उसमें जो लेफ्ट होगा वो होगा जो एसिडिक इन नेचर नहीं होगा, जो एसिडिक गैसेस नहीं होंगी, जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस जो है ये सिंपल गैस है और ये एसिडिक नहीं होती, ये न्यूट्रल गैस। It does not react with NaOH. It does not absorb in NaOH. It does not react with NaOH. अब आप क्वेश्चन पर आ जाइए दोबारा। इसके पहले पार्ट को सॉल्व तो मैंने यहां किया हुआ है कि कार्बन डाइसल्फाइड का 10 cm³ आपको गिवन है, 50 cm³ ऑक्सीजन गिवन है। इनिशियली कार्बन डाइऑक्साइड और SO2 की वैल्यू 0 होगी क्योंकि अभी रिएक्शन होने जा रहा है। अब चूंकि दो रिएक्टेंट का वॉल्यूम गिवन है तो ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएक्टेंट से बिलोंग करता है, और इसका वॉल्यूम कम है तो हम इसको लिमिटिंग रिएक्टेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, और जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है वो 0 हो जाता है, यानी कि 10 cm³ कंज्यूम, 10 cm³ ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड इस्तेमाल हो। अब इक्वेशन ये कहती है कि ये 1:3 का रेशियो है कि अगर ये 1 cm³ कंज्यूम होगा तो ये 3 cm³ कंज्यूम होगा, यानी 10 cm³ के साथ जो ऑक्सीजन कंज्यूम होगा वो 30 cm³ है। तो अगर यहां से -10 होगा तो यहां से -30 होगा, और जो ऑक्सीजन रिमेनिंग है वो 20 cm³। यानी जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो 30 cm³ ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगा, जबकि 20 cm³ ऑफ ऑक्सीजन बच जाए। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा? 1:1 का रेशियो है रिएक्टेंट का और कार्बन डाइऑक्साइड का, लिमिटिंग रिएक्टेंट और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो अगर 10 cm³ CS2 कार्बन डाइसल्फाइड कंज्यूम हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस विल बी 10 cm³, और कार्बन डाइऑक्साइड का और SO2 का रेशियो 1:2 है, तो अगर ये 10 बनेगा तो ये 20 बनेगा। सर हम लोग ये CS2 के साथ क्यों कंपेयर करते हैं? अगर ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो आंसर गलत है। ऑक्सीजन के साथ कंपेयर बेटा, तो ये आप मुझसे वो बात पूछ रहे हैं जो हम पिछली क्लास से एक बात रिपीटेडली कह रहे हैं कि हम लिमिटिंग रिएक्टेंट से कंपेयर करेंगे। जब लिमिटिंग रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। ऑक्सीजन तो अभी पड़ा हुआ है 20 cm³। सर SO2 तो एब्जॉर्ब हो जाएगा ना, तो हम इससे क्यों कंपेयर करें? अभी एब्जॉर्प्शन की बात नहीं हो रही, अभी तो रिएक्शन का पहले स्टेप की बात कर रहा हूं कि जब बर्निंग होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड 10 cm³ प्रोड्यूस होगा, सल्फर डाइऑक्साइड 20 cm³ प्रोड्यूस होगा, और 20 cm³ ऑक्सीजन रिमेनिंग है। तो ये टोटल वॉल्यूम जो बन रहा है ये 50 cm³ बन रहा है। यानी जब पहला स्टेप कंप्लीट होगा, अभी हमने अल्कली से पास नहीं किया, अभी हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से पास नहीं किया, अभी हमने बर्निंग का प्रोसेस कंप्लीट किया है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस आफ्टर बर्निंग जो है वो 50 cm³ है, यानी ऑप्शन सी या ऑप्शन डी करेक्ट हो सकता है। अभी मैं यहाँ रुकता हूं, मुझे बताइए कोई अगर प्रॉब्लम है तो पहले उसको डिस्कस करते हैं। राइट, अब जो 50 cm³ है, अब उस 50 cm³ was treated with an excess of aqueous sodium hydroxide and the volume of gas measured again. अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे मैंने आपसे कहा कि अल्कली है और ये रिएक्ट करेगा एसिडिक गैसेस के साथ, और इस मिक्सचर के अंदर जो एसिडिक गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड।
तो जब आप 50 cm³ को NaOH के साथ पास करेंगे, NaOH के थ्रू पास करेंगे, तो NaOH यहाँ पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर जाए। NaOH जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 30 cm³ NaOH में एब्जॉर्ब हो जाएगा। 30 cm³ NaOH में एब्जॉर्ब हो जाएगा, जबकि ऑक्सीजन रिमेन अनरिएक्टिव है, उस पर NaOH का कोई इफेक्ट नहीं होगा। लिहाजा वॉल्यूम ऑफ गैस आफ्टर एडिंग NaOH जो बचेगा वो 20 होगा। तो इधर 50 और इधर 20, करेक्ट आंसर विल बी सी। देख लीजिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है, कोई बात समझ में नहीं आ रही, तो पूछिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको समझ में आ गया है। अब आपसे जो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसी पेज पर। इसको अब आप ट्राई टू सॉल्व। और इसमें लिखा हुआ है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ गैस वाज एब्जॉर्ब बाय द अल्कली। अल्कली सिर्फ एसिडिक गैसेस एब्जॉर्ब करेगा, और ये बर्न जो कर रहे हैं वो मीथेन और इथेन के मिक्सचर को बर्न कर रहे हैं। इसलिए केयरफुली आपने सोचना होगा कि यहाँ होना क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, मीथेन और इथेन को स्पार्क कर रहे हैं विद एन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब यह है कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अवेलेबल है। इसका मतलब यह है कि मीथेन आपने जितना लिया वो भी बर्न हो जाएगा, और जितना आपने इथेन लिया है वो भी बर्न हो जाएगा। और मीथेन बर्न होके क्या बनाता है, ये आपको पता है कि मीथेन बर्न्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसी तरह से इथेन बर्न होके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। और जो वॉल्यूम ऑफ गैस एब्जॉर्ब बाय द अल्कली है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन में जितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वो एक्चुअली अल्कली में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में ये चीज तलाश करनी है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन दीज टू कंपाउंड्स वर रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए मीथेन जो है इसमें एक कार्बन है, तो अल्टीमेटली ये 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। और इथेन C2H6 है, इथेन प्रोड्यूस करेगा 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसमें 2 कार्बन। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि मीथेन का 10 cm³ कार्बन डाइऑक्साइड का 10 cm³ बनाएगा, जबकि इथेन का 10 cm³ कार्बन डाइऑक्साइड का 20 cm³ बनाएगा। मीथेन अलग रिएक्ट करेगा, इथेन अलग रिएक्ट करेगा।
मीथेन अपना कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, इथेन अपना कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। मीथेन से 10 cm³ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और इथेन से 20 cm³ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। मीथेन से 10 cm³ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और इथेन से 20 cm³ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस जो होगा वो 10 + 20 यानी 30 cm³ प्रोड्यूस होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 30 cm³। होपफुली आपको बात समझ में आ गई हो। सर एक दफा दोबारा समझा दे, समझ नहीं आई। कौन सी वाली बात समझ में नहीं आई बेटा? सर ये इक्वेशन से सॉल्व नहीं करेंगे क्या? कौन सी इक्वेशन से सॉल्व करोगे? नहीं मतलब एक मीथेन की कंबशन की करें और इथेन आप की। लिखें, मैंने वही तो लिखा है बेटा, मीथेन का कंबशन ही तो लिखा है। आप इक्वेशन लिखिए ना मीथेन के कंबशन की। ऑक्सीजन तो एक्सेस में है, ऑक्सीजन का तो मसला ही नहीं है। जब मीथेन की आप इक्वेशन लिखेंगे तो 1 मीथेन विल प्रोड्यूस 1 कार्बन डाइऑक्साइड। इक्वेशन लिखें, यही वाली बात तो मैंने बताई है कि 1 मीथेन विल प्रोड्यूस 1 कार्बन डाइऑक्साइड। आप इक्वेशन लिख लें, ये लें, मैं इक्वेशन लिख देता हूं। CH4 + 2O2 टू फॉर्म CO2 + 2H2O। मतलब अब आप में आ गए हैं। अब ये जो O लेवल की अप्रोच है कि हर काम लिखना है, कुछ चीजें आपको ट्राई करनी है कि सोच के डायरेक्टली कर लें, क्योंकि MCQs में आपके पास टाइम लिमिटेड होता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि अप्रोच डायरेक्ट हो। वही वाली बात देखिए, मैंने इक्वेशन लिखी है, जो मैंने वहां बात कही थी वही बात यहां भी लिखी है। तो मीथेन 1 मोल मीथेन विल प्रोड्यूस 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। और ये एक जनरल बात है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैं बता भी चुका हूं आपको, जब मैंने एम्पिरिकल फॉर्मूला सॉल्व करवाया था, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन करवाई थी, कि जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होते हैं वो सारे कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में 4 कार्बन है तो वो 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में 5 कार्बन है तो वो 5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। तो whatever the number of carbon present in an organic compound is equal to number of mole of carbon dioxide produced। ये बेसिक बात है। तो इसलिए मुझे यहाँ इक्वेशन लिखने की या बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे कुछ और, मुझे तो सिर्फ ये मालूम करना था कि दोनों केसेस में कार्बन डाइऑक्साइड कितना कितना बनेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगा वो मिलकर अल्कली के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। एक तरफ से 10 cm³ और एक तरफ से 20 cm³, तो टोटल जो होगा वो 30 cm³ हो जाएगा। होपफुली आपकी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है सर, आ गई। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं आपसे जो अगला डिस्कस करने जा रहा हूं क्वेश्चन, शायद ये पेज नंबर 32 पर है। पेज नंबर 32। पेज नंबर 32 पर ये क्वेश्चन नंबर 15 है। और ये क्वेश्चन जो है, ये आप देखें, वो क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन कभी 1 मार्क का क्वेश्चन आता है MCQ में, और कभी ये पूरा क्वेश्चन आ जाता है पेपर 2 में। ये पेपर 2 का पास पेपर का क्वेश्चन है, नवंबर 10 का। पहले पार्ट में आपसे कहा गया है कि व्हाट इज मीन बाय द टर्म मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कहते हैं अ फार्मूला रिप्रेजेंटिंग exact number of atoms in a molecule। A formula representing exact number of atoms in a molecule is called molecular formula। यानी वो फार्मूला जो आपको exact number of atoms देता है in a molecule, उसे हम molecular formula कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो यहाँ लिखा हुआ है जिसको आपको फिल करना है, मेरा ख्याल ये है कि ये इक्वेशन मैंने आपको बताई हुई है ऑलरेडी।
इसको हम कहते हैं जनरल इक्वेशन फॉर द कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। और अगर ये इक्वेशन मैंने नहीं लिखवाई, अगर मैं मिस कर गया हूं, तो बहरहाल ये इक्वेशन आप नोट कर लें अलग से। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि जब कोई भी हाइड्रोकार्बन बर्न होता है तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लेकिन अगर हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन एक्स है, तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैं कह रहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जितने कार्बन होंगे वो बर्न होके उतने कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। तो अगर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन एक्स कार्बन, तो प्रोडक्ट विल बी एक्स कार्बन डाइऑक्साइड। यानी अगर यहाँ 2 कार्बन है तो 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, अगर यहाँ 3 कार्बन है तो 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, अगर यहाँ 4 कार्बन है तो 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। X is number of carbon atom present in 1 mole of organic compound। इसके बाद H2O जो बनेगा, H2O बनेगा जितना हाइड्रोजन है उसका हाफ। जैसे आप मीथेन को जब ऑक्सीजन से बर्न करते हैं तो मीथेन में 4 हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन वाटर प्रोड्यूस 2 होता है, क्योंकि 2 into 2 हाइड्रोजन बैलेंस हो जाता है। तो बेसिक आइडिया ये है कि जब आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करते हैं तो उसमें मौजूद हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर में, लेकिन वाटर के जो मोल्स होते हैं वो y/2 होते हैं। y/2 का मतलब ये है कि जितने हाइड्रोजन होंगे वाटर उसका हाफ बनेगा। ये जनरल इक्वेशन है जो आपको याद करनी है, ये आपके सिलेबस का डायरेक्ट पार्ट है। और इसके बाद ऑक्सीजन के साथ आप देखें लिखा हुआ x + y/4। ये x + y/4 जो है ये कोफिशिएंट है ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन का कोफिशिएंट है। x + y/4 is the value of coefficient of oxygen। अब आगे सवाल जो है कि when 10 cm³ of A was mixed at room temperature with 50 cm³ of oxygen in excess। यानी इसका मतलब है कि आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और उसके बाद 40 cm³ of gas remained after cooling। 40 cm³ of gas remained after cooling। तो गैसेस में एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका होगा, और 40 cm³ में एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी और एक अनबर्न्ड ऑक्सीजन होगी, क्योंकि हमने 50 cm³ ऑफ ऑक्सीजन लिया है जो एक्सेस में है। तो अल्टीमेटली जो ऑक्सीजन बचेगा प्लस जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वो टोटल 40 cm³। When this 40 cm³ of gas was shaken with an excess of aqueous potassium hydroxide, 30 cm³ of gas still remained। यानी 40 में से 30 cm³ गैस बच गई, 10 cm³ गैस एब्जॉर्ब हो गई बाय KOH। और आपको पता है कि KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कली जो गैस एब्जॉर्ब करेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, क्योंकि अल्कली जो है वो हमेशा एसिडिक गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है, और यहाँ पर एसिडिक गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि जो 30 cm³ बच गया अल्कली से गुजरने के बावजूद, ये अनरिएक्टेड ऑक्सीजन होगी जिसने रिएक्ट नहीं किया, जो एक्सेस में थी। तो what is the identity of the 30 cm³ of gas that remained at the end of the experiment? That is oxygen। 30 cm³ of gas ऑक्सीजन है। KOH में जो एब्जॉर्ब हुई that is carbon dioxide। What volume of gas you have identified in 2 was produced by the combustion of A? अभी हमने जो 10 cm³ of A को कंबस्ट किया था, तो सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनी। तो हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि 40 cm³ पास किया था, 30 cm³ गैस बाकी बच गई, 10 cm³ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में एब्जॉर्ब हो गई। और 10 cm³ एब्जॉर्ब होने का मतलब ये है
कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ वो 10 cm। क्या आपको ये बात समझ में आ गई या किसी को कंफ्यूजन है? सर ये लास्ट वाला पार्ट रिपीट कर दें। 40 cm³ गैस को आपने पास किया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, 30 cm³ ऑफ गैस स्टिल रिमेन। इसका मतलब ये हुआ कि 10 cm³ गैस KOH में एब्जॉर्ब हो गई, और KOH में जो गैस एब्जॉर्ब होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस विल बी 10 cm³। ओके ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वाज यूज्ड अप? ऑक्सीजन हमने लिया था 50 cm³, जबकि ऑक्सीजन जो बच गया वो 30 बच गया, तो यूज्ड अप पूछा है उसने, तो 50 माइनस 30 यूज्ड अप विल बी 20। ऑक्सीजन यूज अप हुआ वो 20 हुआ, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 10 cm³ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ 20 cm³ ऑक्सीजन कंज्यूम हो गया और 10 cm³ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ। ये एक्चुअल समरी है जो इस पूरी कहानी से हमें समझ में आई कि 10 cm³ ऑर्गेनिक कंपाउंड से 10 cm³ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से 20 cm³ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है और 10 cm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। अब अगले पेज पर स्टोरी ये है कि यूज योर इक्वेशन इन बी, use your equation in B and your result C3 and C4 to calculate the molecular formula of A. Show all your working. अब C3 जो है वो ये है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। मैंने यहां लिखा है कि 10 cm³ ऑफ हाइड्रोकार्बन जो हमने लिया था, 10 cm³ ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस कर रहा है 10 cm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड C3 आंसर से। इसका मतलब यह है कि 1 cm³ ऑफ हाइड्रोकार्बन या 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और मैंने आपसे कहा था कि 1 हाइड्रोकार्बन से जितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वो नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर 1 मोल से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना तो 1 कार्बन, अगर 1 मोल से 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना तो इसका मतलब है 2 कार्बन, अगर 1 मोल से 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना इसका मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 कार्बन। तो यहाँ 10 cm³ हाइड्रोकार्बन विल प्रोड्यूस 10 cm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब है हाइड्रोकार्बन का और कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो 1:1 है, यानी कार्बन की वैल्यू 1 है, यानी इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन है वो 1 है। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट C4 है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज। तो 10 cm³ ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ 20 cm³ ऑफ ऑक्सीजन यूज हुआ। इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2 का है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:2 का है, यानी ऑक्सीजन का जो कोफिशिएंट है वो 2 है। ऑक्सीजन का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, 1:2 का रेशियो है। तो कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन विल बी 2। इसका मतलब ये हुआ कि x + y/4 की वैल्यू 2 है, क्योंकि मैं आपको प्रीवियस पेज पे ये बात बता चुका हूं कि ऑक्सीजन का जो कोफिशिएंट है वो x + y/4 के बराबर है। ऑक्सीजन का जो कोफिशिएंट है वो x + y/4 के इक्विवेलेंट है। तो अगर हमें ये पता चला कि ऑक्सीजन का कोफिशिएंट 2 है, इसका मतलब है x + y/4 = 2। और अब यहां पर हमने x की वैल्यू पुट कर दी और यहां से हमने y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। y इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम।
और यहाँ से y की वैल्यू जो आ रही है वो 4 आ रही है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी CH। ये था क्वेश्चन रिलेटेड टू फाइंडिंग ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय यूजिंग सिमिलर कॉन्सेप्ट जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। कोई अगर कंफ्यूजन है तो बताइए। अच्छा, अब आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट के जितने क्वेश्चंस आए हुए पास पेपर में जो आपके पास मौजूद है उसको सॉल्व करना है। अब देखें, हमारा जो पार्ट कंप्लीट होने के लिए रह गया है वो एक चीज रह गई है, वो है कंसंट्रेशन का कॉन्सेप्ट। बाकी मोल के हमने डिफरेंट एंगल के जो क्वेश्चंस है वो कवर कर लिए हैं। तो आपके इस बुकलेट के अंदर कंसंट्रेशन के अलावा जो भी क्वेश्चंस मौजूद हैं आपने वो ट्राई करने हैं। बुकलेट शुरू से स्टार्ट कीजिए और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कीजिए। जहां कंसंट्रेशन वाला पार्ट आ जाए उसको छोड़ दीजिएगा, या अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो उसको छोड़ दीजिएगा। पास्ट पेपर्स भी करने हैं या आपके वाले क्वेश्चंस ही करने हैं? नहीं, जो मैंने बुकलेट आपको दिया है वो भी, उसमें पास्ट पेपर के क्वेश्चंस भी, जो कुछ भी है, जो जो आपसे होता जा रहा है आप इसको करते जाएंगे और फिर जहां जहां प्रॉब्लम होगा हम उसको डिस्कस करते जाएंगे। क्योंकि कंसंट्रेशन कराने के बाद फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा खुद से भी, लेकिन अभी जो शुरू के क्वेश्चंस गिवन है आपको उनको ट्राई कीजिएगा ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट्स रिकॉल भी हो जाए और ये थोड़ी सी बेहतर प्रैक्टिस भी हो जाए। आप ये सारा काम जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे बात होगी।